हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 चल रहा बच्चों, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, अपवर्तन के नियम के बारे में देखेंगे बच्चों, माध्यम के प्रकार, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक के प्रकार और बच्चों अपवर्तनांक की निर्भरता के बारे में देखेंगे। बहुत कुछ आज के इस लेक्चर में आप सीखने वाले हो, कई सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। लेकिन बच्चों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और क्रम से वीडियो हमारे चैनल में अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो जिस नोट्स से मैं पढ़ाता हूं बच्चों, यही नोट्स मात्र 100 रुपए में दिए जाते हैं। तो आप लोगों को लेना है तो व्हाट्सएप नंबर 9685299149, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों इसके पहले हमने परावर्तन कराया था। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे मैं यहां पे एक छोटा सा डायग्राम बनाकर समझा देता हूं कि मान लीजिए ये आपका सतह है बच्चों, ये सतह है, ठीक है। और इस सतह पर प्रकाश किरण आपतित हुई, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है बच्चों, ये आपका प्रकाश का परावर्तन है। और ये बीच में अभिलंब हो गया, मान लीजिए O से P और Q दिशा में चला गया और ये आपका एक अभिलंब है PL। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की जो प्रक्रिया है वो परावर्तन कहलाता है बच्चों, है ना। अपवर्तन क्या होता है, जैसे मैं बात करता हूं कि ये बच्चों आपके पास माध्यम है। अब प्रकाश किरण एक माध्यम में दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जैसे प्रकाश किरण आपतित हुई सतह पर, जैसे मैं कहता हूं यहां पे जल है बच्चों, बीच में जल है, ठीक है, केवल जल है। अब जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाए। देखो परावर्तन क्या पढ़ा आपने, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना, प्रकाश का परावर्तन होता है। लेकिन जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाए और अपने मार्ग से विचलित हो जाए तो यह प्रक्रिया बच्चों प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब ये मान लीजिए यहां आया, फिर मान लीजिए वायु है बच्चों, तो फिर ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो यहां से प्रकाश किरण चला और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाए तब वहां पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। और जब भी बच्चों प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है बच्चों। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से या पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है कि प्रकाश का सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना, ठीक है, वो कहलाता है बच्चों प्रकाश का परावर्तन। लेकिन जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह परिघटना बच्चों प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहां पे बाहर वायु है, वायु से कांच में गया तो अभिलंब की ओर झुकेगा और फिर से कांच से वायु में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो यहां पे जो परिघटना हुई बच्चों, ये प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको तरीका भी बताता हूं और आप लोग नोट भी करते चलना। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिए तो भाई नोट ही कर लो बेहतर रूप से आप लोग। मैं कह रहा हूं बीच में आपका कांच है बच्चों, ठीक है, कांच का एक कोई भी माध्यम है और प्रकाश किरण आपतित होती है। प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से आपतित होती है बच्चों। अब इधर वायु है, वायु से प्रकाश किरण कांच में जा रहा बच्चों, किसमें, कांच में। तो जब कांच में जाएगा तो अभिलंब सीधा ना जाकर के अभिलंब की ओर, अभिलंब है बच्चों, तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाता है क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया है बच्चों। अब ये फिर से सतह पर टकराएगा और जब फिर से ये कांच है, सघन है, सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से फिर दूर हट जाएगा। ये चीज आपको नोट रखना है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है और जब प्रकाश किरण बच्चों सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये सब नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन चीजों को आपको माइंड में बैठाना है कि जब प्रकाश किरण बच्चों सघन से विरल में जाएगी
सघन से विरल तो अभिलंब से दूर हटेगी, लेकिन वहीं पे विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास आएगी। मतलब सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास, और विरल में जा रही है तो फिर अभिलंब से दूर। ये चीज आपको नोट करना है। अब बच्चों ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, और ये अपवर्तित किरण है। जो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई तो आने वाली किरण आपतित किरण, और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई वो अपवर्तित किरण है बच्चों। ठीक है। और अंतरा पृष्ठ पर अभिलंब, ये अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। ये चीज परावर्तन में आप भी पढ़ा था भैया कि आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और समतल पर जो अभिलंब है तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, एक ही समतल पर होते हैं। ऐसे अपवर्तन में भी होता है बच्चों कि जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है और पृष्ठ पर जो अभिलंब है तीनों एक ही समतल पर होते हैं। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण के जाने की परिघटना बच्चों अपवर्तन कहलाता है। ये आपका अभिलंब है, प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से आई, इधर मैंने कहा विरल है बच्चों, तो ये सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। नोट कर लेना बच्चों, आपतन कोण को I से और अपवर्तन कोण को R से। और दूसरा नियम स्नेल का नियम है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है बच्चों। यही आपका एक स्नेल का नियम है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है। तो पहला नियम आपने देखा कि ये आपतित किरण था बच्चों और ये अपवर्तित किरण है, और ये आपका अभिलंब है। तीनों बच्चों एक ही समतल पर उपस्थित होते हैं। और दूसरा नियम आपने पढ़ा कि आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है बच्चों, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, या इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अपवर्तनांक। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दो नियम आप लोगों को लिखना है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अंतरा पृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं। दूसरा नियम बच्चों, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है, जिसे स्नेल के नियम से भी हम जानते हैं। ओके बच्चों, तो ये आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, तो आप लोग पहले अपवर्तन की परिभाषा लिखेंगे और अपवर्तन का नियम। अब बात करते हैं बच्चों माध्यम के बारे में, माध्यम के प्रकार के बारे में। तो माध्यम की परिभाषा कोई भी बच्चा बता सकता है। जिन पदार्थों में से प्रकाश संचरित होती है बच्चों, उसे हम माध्यम कहते हैं। जैसे यहां पर देखो, ये वायु माध्यम में प्रकाश किरण जा रही थी, संचरित हो रही थी, तो जिस भी माध्यम में जिन पदार्थ में से प्रकाश किरण संचरित होगी बच्चों, वो आपका माध्यम कहलाएगा। जैसे यहाँ पे कांच एक माध्यम है, जल भी एक माध्यम है, वायु भी एक माध्यम है, ईथर भी एक माध्यम है। ठीक है, तो माध्यम बच्चों आप लोगों को क्लियर है कि जिन पदार्थों में से प्रकाश किरण जाएगी वो आपका माध्यम दो प्रकार का होगा, एक तो विरल माध्यम, एक तो सघन माध्यम। विरल और सघन कैसे हम अंदाजा लगाएंगे, जैसे वायु और कांच है, तो वायु जो है कांच के सापेक्ष विरल है और कांच जो है वायु के सापेक्ष सघन है। बस इतना ही है बच्चों, बहुत सिंपल है। विरल जिन माध्यम का प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से कम होता है, तुलना करके बताएंगे तो विरल माध्यम है, और जिसका प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक है तो आपका सघन माध्यम है। जैसे मान लीजिए वायु यहाँ पे विरल माध्यम है, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं किससे, कांच से, तो कांच से तुलना कर रहे हैं तो कांच के सापेक्ष आपका ये विरल माध्यम है। लेकिन वहीं पे बच्चों वायु के तुलना में कांच की यदि हम बात करें तो कांच की एक सघन माध्यम है। तो माध्यम दो ही है। ठीक है, नोट करके रखना कि भाई साहब तुलनात्मक रूप से जिसका घनत्व तो थोड़ा सा कम होगा वो विरल माध्यम कहलाएगा, और बच्चों तुलनात्मक रूप से जिसका घनत्व तो अधिक होगा वो सघन माध्यम कहलाएगा। जैसे वायु का जो घनत्व है कम है तो कांच की अपेक्षा वायु एक विरल माध्यम है, लेकिन वहीं पे कांच वायु की अपेक्षा एक सघन माध्यम है। बाकी इसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं, सिंपल तरीके से जिन माध्यम का प्रकाशिक घनत्व तो तुलनात्मक रूप से कम होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। जैसे कांच की तुलना में वायु विरल है, कांच की तुलना में जल विरल है, लेकिन वहीं पे सघन माध्यम की बात करेंगे तो प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक होता है, वायु की तुलना में कांच सघन है, जल की तुलना में कांच सघन है। सिंपल है बच्चों। और दो चीज और आपको मैंने बताया था, दो चीज ये बताया था कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है बच्चों। ठीक है, मतलब यहां पर आपतन कोण का मान बड़ा है अपवर्तन कोण से,
याद रखना। तो विचलन कितना हुआ, विचलन कितना हुआ बच्चों, आपतन में अपवर्तन को घटा देंगे, ये विचलन आ जाएगा, नोट करके रखना। भाई देखो ना, अभिलंब की ओर झुका है तो ये अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण छोटा है तो आई में आर घटा दो, वो पता चल जाएगा कितना विचलन हुआ है। अब बच्चों यहां पर देखो कि थोड़ा सा जब भी सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, प्रकाश किरण थोड़ा सा अभिलंब से दूर हट जाता है। तो भाई साहब यहां पे भी विचलन हुआ है, तो विचलन इस बार हम करेंगे कि आर में से आई को घटाएंगे, अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे, तो उसका विचलन निकल कर आ जाता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं, ये चीज है नहीं भाई, आपको आराम से ये बन जाएगा। अब बात करते हैं अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, कोई दिक्कत है नहीं सर, अपवर्तनांक तो हमने देख ही लिया है। जो आप पढ़े हो बच्चों की आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, भाई मैंने क्या बताया कि साइन आई और साइन आर, इसमें एक निश्चित अनुपात होता है बच्चों, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, यानी अपवर्तन की क्षमता कहते हैं। ये अपवर्तन की क्षमता को रिप्रेजेंट करता है, वही अपवर्तनांक है। तो इसके मुख्य रूप से बच्चों आपके सिलेबस में दो प्रकार हैं, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक, जब कोई प्रकाश किरण वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो जो अपवर्तनांक होता है बच्चों वो आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, साइन आई बटा साइन आर। और सापेक्ष, जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में फिक्स माध्यम दिया है, वायु ना हो, वायु ना हो, वायु के अलावा, जैसे मैंने अभी आपको यहां पे समझाया था बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि जैसे मान लीजिए ये विरल है, इसको मैं कहता हूं वायु है, वायु के सापेक्ष कोई माध्यम इधर सघन कांच है, तो जब वायु के सापेक्ष कांच में प्रवेश करता है तो इसका जो अपवर्तनांक होगा उसे बोलेंगे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक है क्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक है बच्चों। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक है। तो जब प्रकाश किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तब जो अपवर्तनांक होगा वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। और बच्चों जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश किरण, पर्टिकुलर कोई माध्यम होता कि मान लीजिए जल से कांच में जा रहा है प्रकाश किरण, जल से कांच में, तब वहां पे बच्चों हम कहते कि यहां पे जल भरा था और जल से कांच में प्रकाश किरण जा रही है ऐसे, ठीक है। तो जल से कांच में जा रहा है मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष, सापेक्ष मतलब दोनों माध्यम पर्टिकुलर कोई ना कोई हो तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कहला जाता बच्चों। ठीक है, ये चीज है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यार कि अपवर्तनांक की निर्भरता, जिन बच्चों को यदि इसे तैयार करना है तो बिल्कुल तैयार कर लेना। माध्यमों के जोड़े की प्रकृति पर, बिल्कुल सही है भाई। देखो यार, जोड़े की प्रकृति इसलिए निर्भर करता है क्योंकि जो अपवर्तनांक है मुख्य रूप से किससे परिभाषित होता है, मुख्य रूप से परिभाषित होता है साइन आई और साइन आर से। अब भाई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये आई कितना है, आर कितना है, इस पर इसका मान निर्धारित होगा। सही है कि नहीं। जैसे मान लीजिए विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है, किंतु सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम होता है। तो माध्यम की जोड़ी पर भी अपवर्तनांक की निर्भरता होती है बच्चों, क्योंकि आई का मान अधिक है और आर का मान कम है तो मान 1 से अधिक आएगा। भाई ऊपर वाला वैल्यू अधिक है, नीचे वाला वैल्यू कम है तो 1 से मान अधिक आएगा। सिंपल है, कहने का मतलब मैं आपको एक सिंपल तरीके से कि साइन आई का मान थोड़ा सा अधिक हो गया, साइन आर का मान थोड़ा सा कम है, तो फिर भाई कहीं ना कहीं अपवर्तनांक का मान भी अधिक आएगा, ये चीज हो जाता है। तो माध्यम के जोड़ी पर निर्भर करता है। माध्यम के घनत्व पर, जिस माध्यम का प्राकाशिक घनत्व अधिक है उस माध्यम का अपवर्तनांक भी बच्चों अधिक होता है। प्रकाश के रंग पर, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होने पर अपवर्तनांक अधिक एवं तरंगदैर्घ्य अधिक होने पर अपवर्तनांक कम होता है। मतलब जैसे किसी रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तो तरंगदैर्घ्य के ऊपर भी डिपेंड करता है,
ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि रंग पर भी निर्भर करता है। माध्यम के ताप पर, माध्यम का ताप यदि बढ़ाया जाए बच्चों तो माध्यम की पदार्थ का घनत्व तो कम हो जाता है और उसका अपवर्तनांक भी कम हो जाता है। बाकी इसको भाई एक दो बार पढ़ोगे तो ऐसे भी ऑलरेडी बन जाएगी, सब प्रैक्टिकली चीज है, इसको हम बिना प्रैक्टिकल के आपको समझा नहीं पाएंगे। तो जो चीज समझाने लायक है वो आपको समझा दिया जाता है। कुछ चीजों को याद करना है भाई तो वो आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करने से होता है। तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो बताइएगा जरूर, आप लोगों के डिमांड के आधार पर वीडियोज प्रोवाइड किए जाते हैं। और हाँ बच्चों, नोट्स बहुत जरूरी है प्रॉपर रूप से तैयारी के लिए। तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे ही दिया है, 9685299149, 9685299149। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।